नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि ब्रिटेन के जो राजा थे जेम्स प्रथम, उन्होंने जहांगीर के दरबार में अपना एक दूत भेजा था कैप्टन हॉकिंस, और इसके बाद स्वाली का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में भी हमने आपको बताया कि जिसमें पुर्तगाली हार गए थे, अंग्रेज जीत गए थे। और इस युद्ध के बाद पुर्तगालियों का जो भारत के अंदर व्यापारिक एकाधिकार था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, आज की ये क्लास 10वीं क्लास है, जिसमें आज आप ये पढ़ेंगे कि जेम्स प्रथम ने एक दूसरा राजदूत पुनः मुग़ल दरबार में भेजा था। आखिर उसको क्यों भेजा, क्या उद्देश्य था, और इसके बाद आगे की अंग्रेज़ों की जो गतिविधियां रहीं भारत के अंदर वो किस तरीके की रहीं, ये सारी चीज़ें आज आप पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे सबसे पहले देख सको। तो प्यारे साथियों, वर्ष 1615 की बात है। जिन साथियों ने कल की क्लास नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो क्लास आप जरूर देख लें। उसको देखने के बाद आप ये क्लास देखेंगे तभी ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो वो क्लास आप जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो वर्ष 1615 की बात है। ब्रिटेन के एक राजा, जो हमने आपको कल बताया था, जेम्स प्रथम, इन्होंने एक दूसरा राजदूत मुग़ल दरबार में जहांगीर के दरबार में भेजा। और जो दूसरा राजदूत था उसका नाम था सर थॉमस रो। इन्हें मुग़ल दरबार जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम ने भेजा। कब? 1615 में। और ये सबसे पहले सूरत बंदरगाह पर पहुंचते हैं। सूरत बंदरगाह पर ये सर्वप्रथम पहुंचते हैं। हालांकि इनका जो उद्देश्य था, सर थॉमस रो का आने का जो उद्देश्य था, इनका उद्देश्य ये था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस कंपनी की व्यापारिक स्थिति को और मजबूत करना, उसको और सुदृढ़ करना इनका मुख्य उद्देश्य था। अर्थात जो कार्य कैप्टन हॉकिंस नहीं कर पाए थे, उन सभी कार्यों को करने की जिम्मेदारी सर थॉमस रो को दी गई थी। और ये जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। इसके बाद, लेकिन अगर देखा जाए, इन्होंने जहांगीर के दरबार में जहांगीर के साथ उतना अच्छा प्रभाव नहीं बना पाया जितना अच्छा प्रभाव हॉकिंस ने बनाया था। तो ये जहांगीर के दरबार में 1618 ईस्वी तक रुकते हैं। हालांकि कंपनी की व्यापारिक स्थिति में इन्होंने उसको मजबूती प्रदान की, लेकिन उतनी मजबूती नहीं प्रदान कर पाए थे जितनी कैप्टन हॉकिंस ने प्रदान की थी। कंपनी की व्यापारिक स्थिति को जितना मजबूत कैप्टन हॉकिंस ने बना दिया था, उतना मजबूत बनाने में ये कामयाब नहीं रहे, और उतना प्रभाव इन्होंने जहांगीर के दरबार में भी नहीं बना पाया। हालांकि इन्होंने कई जगह पर व्यापारिक कोठियां स्थापित की, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों की व्यापारिक स्थिति और मजबूत होती चली गई। यहां तक कि जो अंग्रेज थे, ये लोग पुर्तगाली जहाज़ों को लूटने लगे, पुर्तगाली जहाज़ों को नष्ट करने लगे, और यहां तक कि जो भारतीय जहाज़ थे उन पर भी ये लोग कर वसूलने लगे। कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेजों ने अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए, अपना प्रभुत्व जमाने के लिए इन्होंने क्या किया कि साम दाम दंड भेद, अर्थात इन्होंने इन सभी तरीकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अर्थात ये लोग चेतावनी भी देते थे, अगर चेतावनी से काम चल गया तो ठीक है। इन्होंने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए
संधियां भी की। जहां पर इनको लगा कि युद्ध करना ठीक नहीं है, वहां पर इन लोगों ने संधि की और संधि के माध्यम से अपनी व्यापारिक स्थिति को मजबूत किया, अपने आप को मजबूत किया। अगर कहीं पर षड्यंत्र रचने की बात है तो षड्यंत्र के माध्यम से भी इन्होंने अपने आप को मजबूत किया, किसी को धोखा देकर अपने आप को मजबूत किया, षड्यंत्र रचकर अपने आप को मजबूत किया। और इसी के साथ साथ इन्होंने आक्रमण, एक पॉइंट और लिख लीजिए यहां पर, इन्होंने आक्रमण का भी सहारा लिया। आक्रमण, अगर जहां पर इनको लगा कि सामने वाला व्यक्ति हमसे कमजोर है तो उस पर इन्होंने आक्रमण करके अपनी शक्ति को बढ़ाया, अपनी व्यापारिक स्थिति को मजबूत किया। लेकिन 1620 की बात है, 1620 में इन्होंने पुर्तगालियों से पुनः युद्ध किया और पुर्तगालियों को फिर से हरा देते हैं। 1620 में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पुनः हराया। 1620 में पुर्तगालियों को इन्होंने पुनः फिर से पराजित कर दिया। और 1622 में यहां पर ये नोट कर लो आप लोग, 1622 में क्या होता है कि 1620 में इन्होंने अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। और इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर ये फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी, और यहां पर एक स्थान पड़ता है हारमुज जल संधि, हारमुज नामक स्थान पड़ता है। और यहां पर भी इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कब्जा कर लिया। कब? 1622 में। हारमुज पर इन्होंने 1622 में यहां कब्जा कर लेते हैं। और इसके बाद ये लोग, जो सूरत स्थान पड़ता है यहां पर, सूरत में भी ये लोग कब्जा करके और यहाँ पर ये लोग किलेबंदी कर देते हैं। और यहाँ की किलेबंदी कब की? 1625 में। 1625 में यहाँ की ये लोग किलेबंदी कर देते हैं। और इसके बाद सूरत के अलावा अगर देखा जाए तो हमने आपको कल बताया था मंसूलीपट्टनम, सूरत, मंसूलीपट्टनम, और इसके साथ साथ गुजरात में एक स्थान पड़ता है भृगुकच्छ, जिसे भड़ौच कहते हैं, भड़ौच यहाँ पर। और अहमदाबाद ये गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर भी इन्होंने अपने कारखाने स्थापित किए। और इसके साथ साथ 1632 में इन्होंने हुगली की तरफ, जो पुर्तगाली लोग थे, 1632 की बात है, अंग्रेजों ने हुगली से पुर्तगालियों को भगा दिया और हुगली पर भी इन्होंने जाकर के वहां कब्जा कर लिया। देखा जाए तो 1630 के बाद इन्होंने पूर्वी भारत पर कब्जा करने का पूरा प्रयास किया और पूर्वी भारत में अपनी व्यापारिक स्थिति को इन्होंने मजबूत किया। पूर्वी भारत का मतलब हुआ ये वाला जो हिस्सा है, इधर पूरा हम भारत का नक्शा बनाए दे रहे हैं, इसके बाद आप देखेंगे। आप देख सकते हैं ये पूर्वी भारत है। इस क्षेत्र में भी अंग्रेजों ने 1630 के बाद अपने प्रभाव को बनाने के लिए पूरा प्रयास किया और हालांकि अपना प्रभाव बनाया। इन्होंने यहाँ पर पटना में अपना कारखाना खोला। इसके बाद यहाँ पर पड़ता कासिम बाजार, यहाँ पर भी इन्होंने अपना कारखाना खोला, अपना कब्जा किया। इसी तरीके से यहाँ पर एक स्थान पड़ता है हुगली, पश्चिम बंगाल में है, ठीक। यहाँ पर इन्होंने कब्जा किया। और इसी तरीके से एक स्थान पड़ता है ढाका, यहाँ पड़ता है ढाका पर अपना कब्जा किया। और इसी तरीके से हुगली में तो इन्होंने कब्जा किया था 1651 में। 1651 में इन्होंने हुगली पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ढाका में भी इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया, वहाँ पर भी अपने कारखाने खोले। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक स्थान पड़ता है बालासोर,
जिसे बालेश्वर के नाम से भी जानते हैं, बालेश्वर। और ये कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। और यहाँ पर भी इन्होंने अपने कारखाने खोले। ठीक है, तो 1630 के बाद पूर्वी भारत पर भी इन्होंने अपना प्रभुत्व कायम किया, जिसके क्रम में इन्होंने पटना में अपने कारखाने खोले, हुगली में अपने कारखाने खोले, कासिम बाजार, ढाका और बालेश्वर में भी, जो उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ अपने कारखाने स्थापित किए और अपनी व्यापारिक स्थिति को मजबूत किया। हालांकि जो बालासोर में इन्होंने अपना कारखाना खोला था वो 1633 में खोला था। कब खोला था? 1633 में। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो मुगलों की सत्ता से बचने के लिए, मुगलों से संघर्ष से बचने के लिए, मुगलों के साथ कोई मनमुटाव ज़्यादा ना हो, क्योंकि मुगलों की सत्ता मजबूत थी उस समय, तो उनकी सत्ता से बचने के लिए इन्होंने दक्षिण भारत पर ज़्यादा ध्यान दिया। ये दक्षिण भारत पर इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि दक्षिण भारत में मुगलों का उतना प्रभाव नहीं था, और इसलिए इन्होंने अपना पूरा ध्यान इधर दक्षिण भारत के क्षेत्र में लगाया। और यहाँ पर दक्षिण भारत में एक स्थान पड़ता है गोलकुंडा। गोलकुंडा यहाँ के एक राजा हैं और उन्होंने 1632 में, गोलकुंडा के शासक ने 1632 में अंग्रेजों के लिए एक सुनहरा फरमान जारी किया। और कौन सा सुनहरा फरमान जारी किया है? इसको साफ किए दे रहे हैं। गोलकुंडा के शासक, जिनका नाम है अब्दुल्ला कुतुब शाह, इन्होंने 1632 में अंग्रेजों के लिए एक सुनहरा फरमान, इनके फरमान को नाम दिया गया है सुनहरा फरमान इन्होंने जारी किया। और ये सुनहरा फरमान क्या था कि इन्होंने 500 पैगोड़ा वार्षिक कर के एवज में, मतलब प्रतिवर्ष 500 पैगोड़ा अंग्रेजों से लेते थे, और इसके एवज में इन्होंने क्या किया कि गोलकुंडा के क्षेत्र में जितने भी बंदरगाह उन सभी पर कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे देते हैं कौन? अब्दुल्ला कुतुब शाह। और इससे इनकी स्थिति और मजबूत हो जाती है। ये जो पैगोड़ा होता था, ये पैगोड़ा क्या था? ये सोने का सिक्का होता था। सोने का सिक्का, उन्हें क्या बोलते थे? पैगोड़ा। ये सोने के सिक्के होते थे जिन्हें पैगोड़ा बोला जाता था। और ये जो गोलकुंडा पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है? ये तेलंगाना में है। तेलंगाना, गोलकुंडा कहाँ पर है इस समय? तेलंगाना में पड़ता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसे साफ कर दूँ अब, चलो इसको हटा दे रहे हैं। इसके बाद क्या होता है? ये बात हो गई 1632 की। 1632 में कुतुब शाह ने ये काम कर दिया, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान अंग्रेजों के लिए जारी कर दिया। इसके बाद 1639 की बात है कि चंद्रगिरी के राजा थे, जिनका नाम था पेद्दा वेंकट राय। इन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी है जिसका नाम है फ्रांसिस डे, इसे मद्रास लीज पर दे दिया। किस पर दे दिया? लीज पर दे दिया, किराए पर दे दिया। किसने? पेद्दा वेंकट राय, जो चंद्रगिरी के राजा थे। इन्होंने 1639 में फ्रांसिस डे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, और इसे मद्रास लीज पर दे देते हैं, किराए पर दे देते हैं। और किराया के रूप में ये क्या लेते हैं? फ्रांसिस डे ने किराए के रूप में वहाँ से जो भी सीमा शुल्क आएगा, इन्होंने कहा कि वहाँ से जो भी सीमा शुल्क मिलेगा, सीमा शुल्क, उसका 1/2 भाग हम आपको देंगे। 1/2 भाग देने का वादा किया। कितना? 1/2 भाग। तो इस तरीके से ये मद्रास जब इनको लीज पर दे देते हैं, मद्रास उस समय
एक बंदरगाह था, बंदरगाह, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी, ये मुख्य रूप से ये व्यापारिक बंदरगाह था, काफ़ी तगड़ा यहाँ से व्यापार होता था। तो जब इन्होंने इसको लीज पर ले लिया, यहाँ से ये लोग व्यापार करने लगे। अगले ही वर्ष 1640 में क्या होता है, अंग्रेजों ने चंद्रगिरी के राजा पेद्दा वेंकट राय से मद्रास को छीन लिया, अर्थात अब सीमा शुल्क भी अब नहीं देना पड़ रहा था। इन्होंने उससे, राजा से, अंग्रेजों ने इस मद्रास को छीन लिया। और जब छीन लिया तो क्या किया, इन्होंने वहां पर एक किले का निर्माण कराया जिसका नाम है, यहां पर लिख लीजिए, इसको साफ किए दे रहे हैं। 1640 की बात है। अंग्रेजों ने क्या किया कि मद्रास को छीन लेते हैं, मद्रास छीन लेते हैं। किससे? चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी के राजा से। और जब मद्रास छीन लिया तो इसके बाद इन्होंने मद्रास की यहाँ पर किलेबंदी कर दी। क्या कर दी? किलेबंदी कर दी। और यहाँ पर एक किला बनाया जिसका नाम है सेंट जॉर्ज किला। और लगभग ये बात है 1658 के आसपास की। 1658 के बाद जो भी क्षेत्र इधर पड़ते थे, थोड़ा ध्यान से देखिए, सोलह सौ अट्ठावन के बाद जो क्षेत्र इधर, ये आप देख रहे हैं कोरोमंडल तट, यहां लिख लीजिए कोरोमंडल तट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सभी स्थान, ये सभी क्षेत्र इस सेंट जॉर्ज के ही इसी किले के अंडर में आ गए थे। कब? 1658 के बाद। इसके बाद क्या होता है कि 1667 में क्या होता है, 1667 में, इससे पहले अगर देखें तो पुर्तगाली और डच आपस में संघर्ष करते रहते थे, लड़ते रहते थे, और जिससे पुर्तगालियों की सत्ता में धीरे धीरे कमजोरी हुई। धीरे धीरे पुर्तगालियों की सत्ता गिरती चली गई और डच उधर मजबूत होते चले गए। इधर अंग्रेज अपने आप में स्वयं मजबूत हो रहे थे। 1667 में क्या होता है कि इस समय जो डच लोग थे, इन्होंने ये सोचा कि देखिए, अंग्रेजों के साथ संघर्ष करना ठीक नहीं है, अंग्रेजों की स्थिति मजबूत है और हम लोग उनसे लड़ने की स्थिति में नहीं हैं। और इसलिए डचों ने 1667 में अपने जो भारतीय जो व्यापारिक अड्डे थे उनको इन्होंने छोड़ने का प्लान बनाया और धीरे धीरे ये भारतीय अड्डों को छोड़ने लगे। और जब डच भारतीय अड्डों को छोड़ने लगे, भारतीय व्यापारिक अड्डों को छोड़ने लगते हैं, तो क्या होता है, अंग्रेजों ने भी ये सोचा कि जब भारतीय अड्डों से ये लोग अपना दावा खत्म कर रहे हैं, तो अंग्रेजों ने भी इंडोनेशियाई क्षेत्र में जहां पर भी अंग्रेज अपना कब्जा किए हुए थे, उन क्षेत्रों को भी अंग्रेजों ने छोड़ दिया। इंडोनेशियाई क्षेत्र से भी अंग्रेजों ने अपने दावा को छोड़ दिया। तो जब डचों ने अपना दावा भारतीय क्षेत्र से छोड़ा, तो अंग्रेजों ने भी इंडोनेशियाई क्षेत्र से अपना दावा छोड़ दिया। इतनी बात समझ में आ गई। इधर क्या होता है कि ब्रिटेन में, ये नोट कर लिया होगा, नोट करते रहिए। तो इधर क्या होता है, ब्रिटेन की बात है। ब्रिटेन में क्या होता है कि जो जेम्स प्रथम थे, जेम्स प्रथम, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु कब होती है? 1625 में। और जब जेम्स प्रथम 1625 में मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, इसके बाद इनका पुत्र चार्ल्स प्रथम, ये वहाँ का राजा बनता है। और ये 1625 से 1649 तक वहाँ की राजगद्दी पर ये बैठते हैं। और इसके बाद चार्ल्स द्वितीय ये गद्दी पर बैठते हैं। और ये 1649 से 1685 तक ये वहाँ का
शासन संभालते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि 1661 की बात है, चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी के साथ ये विवाह कर लेते हैं। कौन? चार्ल्स द्वितीय। कब? 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह कर लेते हैं। और वो पुर्तगाली राजकुमारी कौन है? उसका नाम है कैथरीन। इससे ये शादी करते हैं 1661 में। और जब ये शादी कर लेते हैं तो होता क्या है कि पुर्तगाली लोग चार्ल्स द्वितीय को ये क्या करते हैं कि दहेज के रूप में इन्हें बम्बई दे देते हैं। दहेज में क्या मिलता है? चार्ल्स द्वितीय को बम्बई मिल जाता है। और जब चूंकि बम्बई पर उस समय पुर्तगालियों का कब्जा था, तो पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज में इन्हें दे दिया। और जब चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज के रूप में मिल जाता है, तो ये क्या करते हैं, इस बम्बई को 1668 में ये अंग्रेज़ों को दे देते हैं। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बम्बई दे देते हैं, केवल 10 पाउंड वार्षिक किराए पर। 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ये बम्बई किसको दे देते हैं? कंपनी को दे देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को, अर्थात अंग्रेज़ों को दे देते हैं। और जब अंग्रेज़ों को ये बम्बई मिल जाता है, तो अंग्रेज एक व्यक्ति है जिसका नाम है गेराल्ड अंगियार। इसकी देखरेख में ये बम्बई शहर को अपनी देखरेख में बसाता है, वहाँ पर बंदरगाह आदि का निर्माण कराता है, और यहाँ पर बम्बई में अपनी ये दूसरी प्रेसिडेंसी बनाता है। दूसरी प्रेसिडेंसी के रूप में यहाँ पर इसे बम्बई को स्थापित करता है, बम्बई में दूसरी प्रेसिडेंसी खोलता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली प्रेसिडेंसी कौन सी थी, तो जो पहली प्रेसिडेंसी थी वो सूरत थी। सूरत में इन्होंने पहली प्रेसिडेंसी बनाई थी। ठीक है, लेकिन ये प्रेसिडेंसी आखिर है क्या? क्या होता है प्रेसिडेंसी? बेटा, प्रेसिडेंसी का मतलब होता है ये एक विशेष प्रकार का, देखा जाए, एक छोटा शहर या नगर होता है जहाँ पर या जहाँ से उस पूरे राज्य की देखभाल होती है, पूरे राज्य के प्रशासन को, पूरे राज्य की प्रशासनिक स्थिति को नियंत्रित किया जाता है, तो वो होती है प्रेसिडेंसी। और यहाँ पर जो अधिकारी लोग होते हैं वो सभी लोग ब्रिटेन की सत्ता से जुड़े हुए होते हैं, ब्रिटेन के लोग होते हैं, उसे कहते हैं प्रेसिडेंसी। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है एक विशेष प्रकार का मुख्यालय होता था जहाँ पर सभी अधिकारी लोग बैठते थे और जहाँ से पूरे राज्य की देखभाल करते थे, पूरे राज्य का नियंत्रण करते थे। इसके बाद इधर अकबर जो 1556 में गद्दी पर बैठे थे, 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद जहांगीर गद्दी पर बैठते हैं, कब? 1605 में, और ये 1627 तक लगातार ये बने रहते हैं। और इनके बाद शाहजहां ये गद्दी पर बैठता है 1627 में, और ये 1658 तक ये बैठा रहता है। और इसके बाद जो शासक होता है उसका नाम है औरंगजेब ये 1658 में गद्दी पर बैठता है और 1707 तक ये बैठा रहता है। जब औरंगजेब 1658 में गद्दी पर बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर जब ये बैठा, तो इसने क्या किया कि भारत में जजिया कर लगाया। क्या लगाया? जजिया कर। और ये कर अंग्रेज़ों पर भी लगा दिया, और अंग्रेज़ों से तो जजिया कर के रूप में ये 15% वसूल करता था। और इससे क्या हुआ कि जो अंग्रेज लोग थे वो औरंगजेब से रुष्ट हो जाते हैं, और जब रुष्ट हो जाते हैं तो क्या होता है कि अंग्रेज मुगल सेना से लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, संघर्ष करने लगते हैं। और ऐसी स्थिति जब औरंगजेब ने देखी कि अंग्रेज हमारी सेना से ही लड़ रहे हैं, तो औरंगजेब ने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि अंग्रेजों को मार भगाओ।
तो उस समय होता क्या है कि जब अंग्रेजों को भारत के पूर्वी क्षेत्र से मार भगाने के लिए जब औरंगजेब ने आदेश दे दिया तो अंग्रेज भागने को मजबूर हुए और यहाँ से ये लोग भागे और फुल्टा नामक द्वीप पर ये लोग रुके जाकर के, अर्थात फुल्टा नामक द्वीप पर इन्होंने शरण ली। किन लोगों ने? अंग्रेजों ने। और ये फुल्टा नामक जो द्वीप है ये उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा, ठीक है। इसके बाद जब ये जो संघर्ष हो रहा था मुगल सेना से, जब अंग्रेज लड़ रहे थे, उस समय जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था सर जॉन चाइल्ड। ये अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था। तो अंग्रेजों को कहीं न कहीं भागने को विवश होना पड़ा। भागने के लिए ये विवश हुए और भागकर फुल्टा नामक द्वीप पर ये शरण लेते हैं। और इसके बाद अब अंग्रेजों को लगा कि ये हम लोगों ने ठीक नहीं किया, हम लोग अभी मुगल सेना से नहीं लड़ सकते हैं, उसका सामना नहीं कर सकते हैं, और अगर औरंगजेब हम लोगों से नाराज़ हो गया तो आगे की स्थिति हम लोगों की एकदम खराब हो जाएगी, व्यापार करने में हम लोगों को बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए क्या होता है कि अंग्रेज़ों का एक नेता है जिसका नाम है जॉब चारनाक। इनसे अंग्रेज लोग मिले और अंग्रेज़ों ने इन्हें पूरी बात बताई। तो जॉब चारनाक औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं और अपनी गलती स्वीकार करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। ये अंग्रेज़ों की एक चाल थी कि अभी माफ़ी मांग लो, अभी संघर्ष करने लायक हम लोग नहीं हैं। और जब ये दरबार में पहुँचे, इन्होंने माफ़ी मांगी, अपनी गलती स्वीकार की, तो इसके बाद अंग्रेज़ों ने खैर इन्हें माफ़ कर दिया, इन्हें क्षमा कर दिया और इनसे ये कहा कि इनके ऊपर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। और इसके बाद इनकी जो भी कोठियाँ मुगल सेना ने अपनी नियंत्रण में ले ली थी उनको वापस कर दिया गया। जब इन्होंने माफ़ी मांगी, किसने? जॉब चारनाक ने, तो इन पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर इनको माफ़ किया गया। और इसके बाद सारी कोठियाँ जो अंग्रेज़ों की मुगल सेना ने जीत रखी थी, मुगल सेना ने कब्जा कर रखा था, सारी कोठियों को वापस कर दिया गया, वापस कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद 1680 में औरंगजेब ने कंपनी पर पुनः फिर से जजिया लगाया और इसके बदले में 1680 में पुनः कंपनी पर जजिया लगाया। किसने? औरंगजेब ने। ठीक। और इसके बदले में क्या किया कि सूरत में कर मुक्त व्यापार करने की अंग्रेजों को छूट दे दी। आखिर ये जजिया क्या है? बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे, एक प्रश्न ये मन में उठ रहा होगा कि ये सर जजिया क्या होता है। तो इसको भी समझ लीजिए। जजिया क्या है बच्चों? जजिया कर ये क्या होता है? ये एक विशेष प्रकार का अगर देखा जाए तो एक संपत्ति कर होता है। क्या होता है? संपत्ति कर। और ये जो मुस्लिम राज्य होते थे, मुस्लिम क्षेत्र होते थे, उन क्षेत्रों में जो गैर मुस्लिम जनता रहती थी उस पर यह टैक्स लिया जाता था। और भारत के अंदर ये सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। भारत में सबसे पहले ये किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने ये सबसे पहले लगाया था। और कहाँ पर लगाया था? ये सिंध प्रांत में देवल नामक स्थान पर लगाया था, देवल नामक स्थान पर। ठीक है, सबसे पहले इसने लगाया मोहम्मद बिन कासिम ने। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में अगर देखा जाए तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक इसने जजिया लगाया। हालांकि ये पहले ब्राह्मणों से जजिया नहीं लिया जाता था, लेकिन ब्राह्मणों से जजिया लेने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक ही था। इसने ब्राह्मणों से भी जजिया लेना शुरू कर दिया। और इसके बाद लोदी वंश के शासक ने जो सिकंदर लोदी था, सिकंदर लोदी, इसने जजिया लगाया। और इसके बाद धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत के बाहर जो मुस्लिम शासक होते थे, मुस्लिम राज्य थे,
उनमें भी उन लोगों ने भी वहाँ जजिया लगाने का काम शुरू कर दिया। और इसके क्रम में सबसे पहले कश्मीर में एक मुस्लिम शासक था जिसका नाम है सिकंदर शाह। इसने वहाँ पर जजिया लगा दिया। जजिया किसने लगाया? सिकंदर शाह ने। ये एकदम धर्म में अंधा था और इसने वहाँ जो गैर मुस्लिम लोग थे, गैर मुस्लिम जनता थी, उससे इसने बहुत ही कड़ाई के साथ जजिया वसूलना शुरू कर दिया। और इसके बाद इसका जो एक पुत्र था जिसका नाम था पुत्र जैनुअल आब्दीन, इसने इस जजिया को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? जजिया कर समाप्त कर देता है। और जजिया समाप्त करने वाला अगर देखा जाए तो पहला जो शासक था वो जैनुअल आब्दीन ही था। इसी तरीके से गुजरात के अंदर, गुजरात में भी जजिया लगाया गया। एक मुस्लिम शासक था जिसका नाम है अहमद शाह। इसने भी जजिया लगाया और इसने तो जजिया इतने कठोर तरीके से वसूल किया और हिंदुओं पर, या हम कह सकते हैं कि गैर मुस्लिम जो लोग थे उन पर इतना अत्याचार किया कि उन लोगों को मजबूरी में मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने इसके अत्याचार के कारण जजिया वसूलने की जो इसकी कठोर रणनीति थी उसकी वजह से बहुत सारे लोग मुस्लिम धर्म को ग्रहण करने के लिए मजबूर हो गए। हालांकि अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम ऐसा जो मुगल शासक जिसने सबसे पहले जजिया को समाप्त किया वो अकबर था और इसने 1664 में ये जजिया कर को समाप्त कर देते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि औरंगजेब ने भी जजिया लगाया और इसी तरीके से 1712 में एक मुगल शासक हुआ है जहांदर शाह, इसने भी जजिया लगाया। और इसके बाद में क्या होता है कि एक शासक आता है 1713 में फर्रुखसियर, इसने जजिया को समाप्त कर दिया। लेकिन बाद में इसके मन में पता नहीं क्या विचार आया और इसने पुनः फिर से 1717 में फर्रुखसियर ने पुनः जजिया लगा दिया, लगाया। ठीक है। और इसके बाद 1720 की बात है, एक मुगल बादशाह है मोहम्मद शाह रंगीला। इन्होंने क्या किया कि जजिया को हमेशा के लिए इन्होंने समाप्त कर दिया। इन्होंने जजिया सदा के लिए समाप्त कर दिया। ये बात समझ में आ गई? तो ये हो गया जजिया के बारे में। तो जजिया क्या है ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ये एक संपत्ति कर होता है। ठीक है। तो क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर कर दो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।